ट्रेन के सफर में मेरे साथ बैठा यात्री अपना बैग छोड़कर उतर गया। मैं ईमानदारी के भाव से बैग लेकर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह तब तक टैक्सी में बैठ चुका था। उसका पहचान पत्र देखने के लिए जब मैंने बैग खोला तो भीतर नोटों की गड्डियां और एक पिस्तौल थी। साथ में एक पत्र भी रखा था। जैसे ही मैंने वह पत्र खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें लिखा था कि मेरा नाम निहार है और मेरी जिंदगी की कहानी सुनकर शायद आप हैरान रह जाए। एक समय था जब हम बहुत अमीर थे। मेरे पिता के पास सब कुछ था। वे नेक और शरीफ इंसान थे, मंदिर के पंडित जी, और उन्होंने हमेशा भलाई और सच्चाई के साथ जीवन बिताया। यदि कोई उन्हें बुरा कहता तो वे जवाब नहीं देते, धक्का नहीं देते, बस चुपचाप वहाँ से निकल जाते। लेकिन न जाने लोगों को क्या दुश्मनी थी, वे हमसे जलते थे। जब भी कोई कुछ उल्टा और सीधा कहता, मेरा खून खौलने लगता। मैं गुस्सा होता तो मेरे पिता समझाते कि बेटे, अपने ऊपर काबू रखो, किसी से झगड़ा और लड़ाई नहीं करनी। उन्होंने हमेशा मुझे सुख और शांति से जीने की सीख दी थी। पिता बहुत मजबूत और तंदुरुस्त इंसान थे। उम्र अधिक होने पर भी वे जवान से लगते थे और हर जगह उनकी इज्जत थी। मेरा एक छोटा भाई भी था जिसका नाम रणवीर था। वह मुझसे 2 साल छोटा था, लेकिन घर का सबसे प्यारा था। पिता के निधन के बाद मैंने कोशिश की रणवीर को वह सब सिखाऊं जो पिता ने मुझे सिखाया था, पर वह अपनी ही दुनिया में रहता था। उसकी हरकतें मुझे कुछ शक जैसी लगने लगी थीं। एक दिन वह घर से गायब हो गया। न उसने कोई संदेश छोड़ा, न कोई पता बताया, बस चुपचाप चला गया। मेरी माँ उसके दुख में बिस्तर पर पड़ गई, क्योंकि रणवीर उनका बहुत प्यारा बेटा था। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। मैं स्वयं शादीशुदा था और मेरे बच्चे भी थे। घर के हालात खराब थे। बाबा के जाने के बाद सब कुछ मुझ पर आ गया था। मुझे लगा था कि रणवीर मेरी मदद करेगा, लेकिन वह भाग गया। अब माँ कहती थी कि बस एक बार उसे कहीं से ले आओ, मैं उसे देख तो लूं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं नहीं चाहता था कि माँ भी मुझे छोड़कर चली जाए, इसलिए मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि रणवीर को ढूंढ सकूं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसे आसमान निगल गया या जमीन खा गई कि अभी तक उसका कोई पता नहीं था। मैंने हर जगह तलाश की, गलियों, मोहल्लों, बाजारों, हर जगह हर व्यक्ति से पूछा। मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मदद मांगी, लेकिन सबने कहा कि हमने उसे नहीं देखा। दिन रात एक कर दिए, लेकिन रणवीर का कोई सुराग न मिला। हर रात मैं माँ के पास बैठकर सोचता कि वह कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। कभी कभी मुझे भरोसा होता कि शायद वह वापस आ जाएगा, लेकिन दिन गुजरते गए और उम्मीद कम होती गई। मैं अपने दिल में लगातार प्रार्थना करता रहा कि रणवीर कहीं सुरक्षित रहे और सलामत रहे। कभी कभी मैं खुद से कहता कि शायद ये सब कुछ बाबा की याद में हो रहा है और ये हमें सबक दे रहा है कि धैर्य रखना चाहिए। मैंने अपनी जिम्मेदारियां बढ़ा दी थीं, अपने बच्चों की परवरिश करने और माँ का ध्यान रखने में। मेरे दिल में एक तरफ गुस्सा था, एक तरफ मोहब्बत और एक तरफ पीड़ा भी। मैं अपने आप से यह वादा करता रहा कि मैं हार नहीं मानूंगा और रणवीर को जरूर ढूंढूंगा। हमारे पास सिर्फ एक दुकान रह गई थी, और वह भी ऐसी कि जिस पर अगर कोई बैठा न हो तो वह चलती नहीं थी। मैं कोई नौकर नहीं रख सकता था क्योंकि हालात इजाजत नहीं देते थे, लेकिन अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने जरूर करवाई हुई थी। कभी कभी पुलिस वाले बुला लेते, कभी कोई आदमी आकर कहता कि पहचान करो, और मैं भारी दिल के साथ जाता था। यह दर्द सिर्फ मैं ही जानता था। हर बार दिल में उम्मीद जागती कि शायद रणवीर सामने होगा, लेकिन हर दफा सामने मेरा भाई नहीं बल्कि कोई और ही मिलता था। इसमें जो समय व्यर्थ होता वह मेरे लिए बहुत कीमती था, क्योंकि दुकान भी ऐसी थी कि अगर मैं वहाँ ज्यादा देर न बैठूं तो कारोबार रुक जाता। मेरी पत्नी भी मुझसे शिकायतें करने लगी। वह कहती कि तुम अपने भाई के पीछे पागल हो चुके हो। मैंने कहा, कैसे ना हो, वह मेरा जवान भाई है और पता नहीं कहाँ चला गया। पत्नी कहती कि अगर वह वापस आना चाहेगा तो आ जाएगा। वह कोई छोटा बच्चा नहीं है जो अपनी मर्जी से कहीं भाग जाए। जब आना होगा वह आ जाएगा। तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसकी बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लेकिन मैं माँ की उम्मीद कैसे तोड़ देता। दिल में एक तरफ चिंता थी और एक तरफ मोहब्बत। हम पर कुछ कर्ज भी हो चुके थे और घर भी किराए का था। खर्चे बहुत ज्यादा थे और दुकान से जो आमदनी थी वो सिर्फ गुजारा करने लायक थी।
मैं दिन रात परेशान रहता था और हर रोज सोचता था कि रणवीर कहाँ होगा। एक दिन मैंने पत्नी से कहा कि यहाँ से बहुत दूर हमारे रिश्तेदार का एक घर है, बस वहाँ से मैं रणवीर का पता करके आऊंगा। प्रार्थना करो कि वो मुझे वहाँ मिल जाए। पत्नी ने चुपचाप सिर हिलाया क्योंकि वह जानती थी कि मैं कितना परेशान हूँ। ट्रेन का टिकट बुक करवा लिया और धैर्य के साथ तैयार हुआ। यह वही गांव था जहां हम बचपन में रहते थे और फिर पिता हमें वहां से शहर ले आए थे। दिल में उम्मीद थी कि शायद रणवीर का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन यदि नहीं मिला तो मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि दोबारा कभी उसे तलाश करने नहीं जाऊंगा। यह 2 साल पहले की बात है और अब मैं इस सब को स्वीकार कर चुका हूँ। दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून था और एक ऐसा दर्द भी जो कभी खत्म न होने वाला लग रहा था। यह फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हालात के सामने कोई और रास्ता भी बाकी नहीं था। बीवी ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और मैं घर पर बच्चों का ख्याल रखूं। ट्रेन में बैठकर मैंने सोचा कि शायद ये आखिरी कोशिश है और शायद आखिरी बार रणवीर का पता मिल जाए, या फिर यही उम्मीद दिल को थोड़ा सुकून दे दे। मैं रात में स्टेशन पर पहुंच गया। ट्रेन सुबह सुबह निकलनी थी। सर्दियों का मौसम था और अजीब सा माहौल बना हुआ था। दिल में मेरे पास सिर्फ एक उम्मीद थी कि मेरा भाई उस जगह मिल जाए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि शायद वह वहीं होगा। इंसान जब परेशान होता है तो वह अपने अतीत में जाता है, उस जगह पर जहां उसने अच्छा समय गुजारा होता है। हम लोग 7-8 साल के थे जब वहां से निकले थे और रणवीर को भी शायद यह बात याद हो। उसके दिल में भी वह जगह बहुत अहमियत रखती होगी, जहां हम एक दूसरे के साथ खेलते थे, खुश रहते थे और हमें किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन अगर वह वहां ना मिलता तो फिर क्या होता? माँ से कहकर आया था कि मैं तेरे बेटे को लेकर आऊंगा, लेकिन अगर उसे वापस न लाता तो नाकाम हो जाता। मैं ट्रेन के आखिरी डिब्बे में था। कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन जिस हिस्से में मैं बैठा था वहाँ फिलहाल कोई नहीं था। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, आराम से सफर कट जाएगा क्योंकि यात्रा लंबी थी। लेकिन बीच में एक आदमी आकर मेरे सामने बैठ गया। मुझे लगा कि ये पहले कहीं और बैठा था, लेकिन अब आकर मेरे सामने बैठ गया। पता नहीं क्यों यह आदमी मुझे इतना शकी लग रहा था। उसने अपना चेहरा छिपाया हुआ था और उसके पास सिर्फ एक बड़ा सा बैग था, जिसमें शायद उसने कपड़े रखे थे, और उसी बैग को वह अपने पास दबाए बैठा हुआ था। ट्रेन में बैठे उस मुसाफिर ने बैग सामान वाले हिस्से में नहीं रखवाया था, नहीं सीट के नीचे रखा था, बल्कि बिल्कुल अपने पास रखा हुआ था, जैसे उसमें कोई कीमती चीज हो। वह मुझसे पूछने लगा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ जा रहे हैं? जैसे सफर में मुसाफिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मैंने कहा कि मैं किसी की तलाश में जा रहा हूँ, अगर नहीं मिला तो बहुत परेशानी हो जाएगी। उसने पूछा, कौन? तो मैं उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरा एक भाई था जो अचानक घर से चला गया। उसने कहा, ऐसे थोड़ी कोई घर से चला जाता है, जरूर कोई वजह होगी। मैंने बताया कि पिताजी को दुनिया से गए हुए लगभग 4 महीने हो चुके थे, बस यही कारण था, लेकिन इसमें किसी का दबाव नहीं था। पता नहीं क्यों चला गया और तब से मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। उसने कहा, आप 2.5 साल से अपने भाई को ढूंढ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोग तो 1-2 महीने बाद तलाश छोड़ देते हैं। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो उसने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वह जो काम करता है वह मुझे बता नहीं सकता। मैं समझा कि शायद कोई एजेंसी का आदमी है या कोई जासूस वगैरह। मुझे भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी, नहीं इतनी जिज्ञासा थी, और शायद इसलिए वह भी मुझसे छिपा हुआ था, वरना पूरे रास्ते में अपना चेहरा ढककर थोड़ा बैठता। बीच में एक स्टेशन आया तो वह अचानक कहीं गायब हो गया और अपना बैग वहीं छोड़ गया, जबकि ट्रेन चल भी चुकी थी। मुझे लगा पता नहीं कहाँ चला गया, वही बैग जिसकी वह इतनी सुरक्षा कर रहा था, अब यहीं छोड़कर चला गया। मैंने सोचा कि किसी को बता दूं कि एक मुसाफिर नीचे ही रह गया है और क्या मैं जंजीर खींच दूं, लेकिन यदि वह ट्रेन में ही कहीं मौजूद हुआ तो मुझे जुर्माना हो जाएगा और मेरे पास पहले से ही पैसे कम थे। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन कुछ देर बाद वह आदमी आ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे वह दौड़ कर आया हो। मैंने कहा, ईश्वर का शुक्र है कि आप आ गए, मैं तो परेशान हो गया था। उसने जवाब दिया, मुझे थोड़ी देर हो गई थी, एक जरूरी फोन सुन रहा था, कब पीछे से ट्रेन निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा, कोई बात नहीं। तभी उसने अचानक पूछा,
अगर आपको आपका भाई मिल गया तो क्या आप उसे माफ कर पाएंगे? मैंने कहा, माफ क्यों? मैं तो उससे मिलने के लिए बेचैन हूँ। वह बोला, लेकिन उसने तो आपके साथ अच्छा नहीं किया, यूं अचानक से चला जाना और आपको इतनी बड़ी परेशानी में डाल देना। आप कह रहे थे कि घर पर कर्जे भी थे और वह चला गया। क्या आपको उस पर गुस्सा नहीं आता? मैंने कहा, नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं तो उसकी एक झलक देखने के लिए बेचैन हूँ। ट्रेन में बैठा मैं खिड़की से टिककर जा रहा था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ट्रेन की आवाज लंबी राह के साथ साथ मेरे भीतर की थकान को और बढ़ा रही थी, लेकिन मेरे विचार लगातार उसी दिशा में घूम रहे थे। मुझे अपने भाई की वे बातें याद आ रही थीं, जो वह अक्सर कहता था, बाबा कहते हैं कि भलाई सिर पर मुकुट की तरह होनी चाहिए, लेकिन यह दुनिया भले लोगों के लिए नरक है। यहाँ लोगों को डरा कर रहना पड़ता है, वरना वे इंसान को जीते जी कुचल देते हैं। मैं हमेशा उससे कहता था कि हमारे पिता ने हमें जो सबसे कीमती चीज दी है वह यही भलाई है। कोई संपत्ति नहीं छोड़ी, लेकिन ईमान, इज्जत और नम्रता दी है। यही हमारी असली विरासत है और इसे संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। दुनिया चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए, लेकिन यदि उसूल छोड़ दिए जाएं, तो इंसान हाथ से निकल जाता है। लेकिन रणवीर कभी निश्चिंत नहीं होता था। वह कहता था कि दुनिया बहुत खतरनाक है, लोग दिल नहीं देखते, यहाँ ताकत और डर चलता है। और वह कहता था कि अगर मैं सख्त ना बनूं तो लोग मुझे मिटा देंगे। उसकी बातें मुझे कभी पसंद नहीं आती थीं। मुझे डर लगता था कि कहीं ये सोच उसे गलत रास्ते पर न ले जाए। लेकिन उस समय वह सिर्फ बातें करता था और मैं ये सोचकर टाल देता था कि जवानी का जोश है, दिमाग में गर्म खून दौड़ रहा है, दुनिया को बदलने का शौक होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं जवान था तो मैं भी ऐसी ही बातें करता था। दिल में एक आग होती थी कि दुनिया को जवाब देना है, कोई गलत करे तो मैं भी खामोश न रहूं। मुझे लगता था कि सख्ती ही असली ताकत है। लेकिन जब मैं बीवी बच्चों वाला हो गया, जब जिम्मेदारियों ने कंधे पर बोझ डाल दिया, तो मुझे धीरे धीरे बाबा की बातें समझ आने लगी। मैंने जान लिया कि असली ताकत सब्र में होती है, असली सम्मान सहनशीलता में होता है। जो इंसान सहन कर लेता है वही वास्तव में मजबूत होता है। ट्रेन की खिड़की से बाहर दूर तक फैले हुए खेतों को देखते हुए मैं सोच रहा था कि काश रणवीर को भी ये बातें समझ आती। अगर वह थोड़ा और पास रहता, अगर वह भाग कर न गया होता। मैं दिल ही दिल में कह रहा था कि शायद वह कहीं बैठा होगा और बाबा की बातों को याद कर रहा होगा। शायद वह बदल गया होगा और उसे एहसास हुआ होगा कि किसी की नसीहत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन फिर भी एक दर्द दिल में चुभ रहा था कि वह कहाँ है, कैसे है, जिंदा है या नहीं। और मैं ये सब सोचते हुए ट्रेन की उसी सीट पर बैठा रास्ते को ताकता रहा, जैसे हर मील के साथ उम्मीद कहीं कहीं बढ़ भी रही थी। शायद मंजिल के आखिर में कोई खबर मेरा इंतजार कर रही हो। हमारी मंजिल आने ही वाली थी और मैं ट्रेन के शोर के बीच अपने ख्यालों में खोया हुआ था। साथ बैठा वह आदमी भी सो रहा था, लेकिन जैसे ही हम उतरने लगे वह अचानक जल्दी से पहले उतर गया। मैं हैरान रह गया कि जिस बैग को मैं पूरे रास्ते सुरक्षा के साथ अपने पास लेकर बैठा था, वह बैग यहीं छूट गया। मुझे अच्छा इंसान और अच्छा मुसाफिर साथी होने की वजह से फौरन ख्याल आया कि उसका बैग उठाकर उसे पहुंचाना जरूरी है। मैंने तुरंत बैग उठाया और उसके पीछे जाने की कोशिश की। स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि मैं रास्ता नहीं बना पा रहा था। लोग चारों तरफ से आ रहे थे और मैं लोगों से बचते बचाते थोड़ा आगे बढ़ा। दूर से मुझे उस आदमी की चादर दिखाई दी, लेकिन वह पहले ही टैक्सी में बैठ चुका था। टैक्सी तेजी से दूर चली गई और वह आदमी मेरी नजर से ओझल हो गया। बैग मेरे पास रह गया। एक अजीब सा एहसास था। मैंने उससे सारी बातें की थी, लेकिन न तो मैंने उसका नाम पूछा और न ही कोई संपर्क जानकारी ली। अब मैं सोच रहा था कि इस बैग को किसी तरह उस तक पहुंचाऊं। सच में ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी सार्वजनिक जगह, अस्पताल या किसी इंतजार वाली जगह पर बैठे हों तो हम लोगों से बातें कर लेते हैं और अपना बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन नाम पूछना भूल जाते हैं। अब मैं बैग के बारे में सोच रहा था। मैंने बैग उठाया और गांव की तरफ जाने वाले रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे में बैठते हुए मैंने सोचा कि जरा बैग खोल कर देखूं। हो सकता है कि यह कपड़ों वाला बैग हो और इसमें उसका पहचान पत्र हो, जिससे मैं उसे ढूंढ सकूं। यही सोचकर मैंने बैग खोला। मैं कभी किसी का बैग नहीं खोलता क्योंकि यह एक अमानत होती है, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने बैग खोला, पहली ही चीज ने मेरी सांस रोक दी। बैग में एक हथियार रखा हुआ था।
वही हथियार जो किसी की जिंदगी खत्म करने के लिए काफी होता है। यह देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और खून जैसे ठंडा पड़ गया। भीड़ होने की वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, बस बैग को अपने पास रखा और गांव में रिश्तेदारों के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मुझे तुरंत खबर मिली कि रणवीर वहां नहीं आया था। मेरा दिल टूट चुका था। यह मेरी आखिरी उम्मीद थी कि शायद रणवीर यहाँ हो और मैं उसे वापस ले आऊं। मैं बैग लिए कमरे में आ गया। लोगों ने कहा कि अब आप थोड़ा आराम कर लो, दूर से आए हो, फिर हम खाना बनाते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कमरे में बिस्तर पर लेट गया। मैं सोच रहा था कि वापस जाकर माँ को क्या जवाब दूंगा। बीवी शायद खुश होगी कि चलो मेरी तलाश खत्म हो गई, लेकिन माँ की उम्मीद तो टूट ही जाएगी। दिल में एक अजीब सा डर और दर्द था कि माँ को क्या बताऊं, उसका दिल टूट जाएगा और मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगा। बैग मेरे पास ही रखा था और मैं उसे देखते हुए सोच रहा था कि ये सब कुछ मेरे हाथ में कैसे आ गया और रणवीर कहाँ है, जो मेरी उम्मीद का सहारा था। फिर अचानक मुझे बैग का ध्यान आया। मैंने उसे जल्दी से अपनी तरफ खींचा और दोबारा खोलकर अच्छी तरह जांचना शुरू किया। ऊपर जो 2 जोड़े साफ सुथरे रखे हुए थे और उनके ठीक ऊपर वही हथियार पड़ा था जिसने पहली बार ही मेरी सांस रोक दी थी। मैंने एहतियात से वे दोनों जोड़े हटाए तो नीचे जो मंजर मेरे सामने आया वह मेरी जिंदगी का सबसे हैरान कर देने वाला पल था। बैग के अंदर नोटों की गड्डियों का ढेर था, पैसे ही पैसे, इतने ज्यादा कि मैं सोचने लगा कि अगर इनकी गिनती करूं तो रकम लाखों से बढ़कर करोड़ों तक पहुंच जाए। मैं सन्न रह गया। अपनी जिंदगी में मैंने कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। एक पल को तो मुझे अपना अस्तित्व हिलता हुआ महसूस हुआ, जैसे चारों तरफ खालीपन फैल गया हो। मेरे कानों में जैसे आवाज बंद हो गई हो। मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ। ऐसी बातें तो सपनों में ही होती हैं, जहाँ इंसान को अचानक करोड़ों मिल जाएं। मैं बार बार आंखें मलकर देखता रहा, लेकिन यह सपना नहीं टूटा। पैसे वहीं मेरे सामने पड़े थे। मन में एक सवाल गूंज रहा था कि यह आदमी जो इतनी दौलत लेकर सफर कर रहा था, वह बैग भूलकर कैसे चला गया? क्या यह गलती थी या कोई और बात थी? बैग में पैसों के अलावा न कोई पहचान पत्र था, न कोई कागज। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उस आदमी का पता चलता। बस एक चिट्ठी जरूर थी। जब मैंने उसे अपने हाथ में लिया तो महसूस हुआ कि ये चिट्ठी आम चिट्ठी जैसी नहीं थी। उस पर न भेजने वाले का नाम था, न कोई पता, सिर्फ एक मुहर लगी हुई थी। नीचे एक बहुत बारीक सी लाइन में कुछ शब्द लिखे हुए थे, जैसे किसी ने बड़ी सावधानी से कोई राज छुपाकर लिख दिया हो। जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मेरी रूह कांप गई। वह मेरे ही मोहल्ले का पता था, वही मोहल्ला जहाँ मैं रहता था, वही गली जहाँ मेरी माँ और बच्चे मेरे इंतजार में बैठे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा जैसे कोई अनजानी नजर मुझ पर टिकी हुई है। मैं डरकर पीछे हट गया। मैंने जल्दी से बैग बंद किया, कपड़े ऊपर रख दिए और हथियार भी वहीं रख दिया। फिर बैग को अपने पास मजबूती से रख लिया। इतने में रिश्तेदार दरवाजा खटखटाकर कहने लगे कि बाहर आ जाइए, खाना तैयार है। लेकिन मेरे अंदर डर की एक तीव्र लहर दौड़ गई। मैंने बहाना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाना अंदर भेज दें। उन्होंने प्लेट लाकर रख दी। मैंने जबरदस्ती खाना खाया, लेकिन मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। हर दिन निवाला बड़ी मुश्किल से मेरे गले से उतरता था। मुझे बार बार लगता था कि ये कोई सपना है, अभी मैं उठूंगा तो सब गायब हो जाएगा। लेकिन बैग मेरे सामने था, उसमें पैसे थे और वह खत भी जिसमें मेरे घर के इलाके का पता लिखा था। मैं सोच रहा था कि क्या ये पैसे मुझे वापस करने चाहिए? क्या मैं ये खतरा टाल दूं? क्या मैं पुलिस के पास जाऊं या फिर खत खोलकर देखूं कि असली सच क्या है? क्योंकि अब पूरी कहानी का रहस्य इसी खत में छुपा था और इस राज तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, खत को खोलकर पढ़ना। जब मैंने खत खोला और उसकी पहली 2 लाइनें पढ़ी तो मेरे हाथ कांपने लगे। दिल में जैसे किसी ने उकसाई हुई आग भड़का दी हो और मेरे अस्तित्व में अनजानी सी कंपी उतर आई। मैंने धीरे से सांस ली, खत को दोबारा ठीक से थामा और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्द मेरे सामने खुलते गए, मेरी आंखों में नमी बढ़ती गई। आखिर में तो मुझे लगा जैसे अंदर से कुछ टूटकर बिखर गया हो। खत में लिखा था, भाई, अगर यह बैग आप तक पहुंच गया है तो समझ लीजिए मेरा दोस्त अपना वादा पूरा कर गया। वह आपको अपना नाम नहीं बताएगा और न आप उससे कभी दोबारा मिल पाएंगे। मैंने ही उसे मजबूर किया था कि वह ये सब आप तक पहुंचा दे।
चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। ये पैसे सब आपके लिए हैं। मैं सामने आकर कभी आपके हाथ में नहीं रख सकता था। आप इनकार कर देते, शायद गुस्से में मुझे डांट भी देते, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग मुश्किल में हैं, कर्ज चढ़ गए हैं, माँ बीमार है, बच्चों की पढ़ाई रुकने के करीब है और आप बीवी समेत दिन रात मेहनत करके बस गुजारा ही कर पाते हैं। भाई, मैं सब जानता हूँ। ये पढ़ते ही मेरी सांस जैसे गले में अटक गई। बाद में लिखा था कि मैं वापस नहीं आ सकता। मैं उस रास्ते पर चल पड़ा हूँ जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता। मैं एक गिरोह का मुखिया बन गया हूँ। अपनी ताकत, हथियारों और लोगों पर दबाव डालकर जो दुनिया बनाई है, उसमें मेरे लिए इज्जत क्या, सुकून और आज़ादी भी नहीं है। मैं अंधेरे में रहने वाला आदमी बन गया हूँ। रोशनी मेरे लिए खत्म हो गई है। मैंने अपनी भलाई, अपना नाम, अपनी पहचान सब कुछ गिरवी रख दिया है। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मैं बाबा की सारी बातें समझ नहीं सका। मैं उनकी उस निशानी को संभाल नहीं पाया जो हमें देकर वे गए थे। लेकिन भाई, ये दुनिया ही कुछ ऐसी है कि यहाँ आकर मेरी नज़र धुंधला गई, मेरे हाथ से दिशा छूट गई। मगर शब्दों के पीछे मेरे भाई का चेहरा घूमने लगा। वही बचपन वाला शरारती चेहरा, वही जवानी का जोशीला, जिद्दी सा रणवीर, जिसने अक्सर बाबा की सीखों पर बहस की थी। खत आगे और भी कड़वा था। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे एक मामले में फंसा दिया था। मैं समझता था कि वे मुझे काम दिलाएंगे, सहारा बनेंगे, लेकिन उन्होंने मुझ पर आरोप लगा दिया और खुद गायब हो गए। मैं पुलिस के हाथ चढ़ गया। पुलिस ने मेरे साथ जो किया, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। उन्होंने मुझे तोड़ दिया, मेरी हड्डियां नहीं, मेरी आत्मा टूट गई। जब मैं थाने से बाहर निकला तो मैं पहले वाला रणवीर नहीं था जिसे आप जानते थे। मैं एक टूटा हुआ, जला हुआ, बदले से भरा इंसान था। मेरे सामने जिंदगी का कोई सीधा रास्ता नहीं बचा था। मैं सिर्फ इतना ही काबिल बचा था कि अंधेरे के साथ चल सकूं। मुझे माफ कर देना भाई। ये पढ़कर मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने खत अपने सीने पर रखकर सिर झुका लिया। मेरे सामने पूरी जिंदगी की तस्वीरें घूमने लगीं। बचपन में उसका मेरा पीछा करते हुए कहना, भाई, दुनिया बहुत बुरी है, सीधे सादे लोग यहाँ रौंद दिए जाते हैं। और मेरा हंसकर कहना, नहीं रणवीर, बाबा ने हमें सज्जनता दी है, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और हमें इसे ही संभाल कर रखना है। लेकिन आज उसने खुद लिखा था कि वह सब कुछ खो चुका है। खत के अंत में ये लिखा था, ये पैसे स्वीकार करें भाई, इन्हें इस्तेमाल करें, कर्ज उतारें, माँ का इलाज कराएं, बच्चों को पढ़ाएं, घर बनाएं। अगर मैंने अपनी जिंदगी बलिदान की है तो कम से कम आप लोग तो सुकून से रहें। मैं कभी आऊंगा, बस एक आखिरी बार माँ को देख लूं, आप सबको दूर से देख लूं। आपका छोटा भाई रणवीर। खत खत्म हो गया, मगर मैं नहीं। मैं घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे बादल फट पड़ा हो। मुझे लगा कि मेरे पैरों तले जमीन नहीं रही। मेरे भाई ने अपनी जिंदगी का क्या बना लिया, किस राह पर चल पड़ा, और यह सब उसने मजबूरी, छल और कठोर लोगों के हाथों बहकर किया। उस पल मैं उसे बुरा नहीं कह सकता था, बस गहरी पीड़ा और बेबसी थी। मैं देर तक बैठा, रोता रहा, फिर उठकर बैग खोला। उसमें लाखों रुपए थे, नए ताज़ा नोट, जिन पर शायद मेरे भाई के आंसू भी लगे हों, उसकी मजबूरी की धूल भी, और उसके अपराधों की गंध भी। मुझे याद नहीं कि मैं कब वापस घर पहुंचा, लेकिन जब मैंने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया तो वह मेरे पास बैठते ही फूट फूट कर रो पड़ी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि सब कुछ गलत था, मगर उसने हमारा सोचा तो सही, वह भी तो इंसान था, उसका भी दिल था। हम दोनों खामोश बैठे रहे, जैसे कमरे में हवा भी थम गई हो। फिर उसने कहा कि रणवीर ने जो नहीं करना चाहिए था वह किया, लेकिन ये पैसे ईश्वर की परीक्षा भी हो सकते हैं। शायद वह जान गया था कि वह वापस नहीं आ सकेगा, इसलिए कम से कम हमारा सहारा बन गया। अब हमें इन पैसों को गलती नहीं बनने देना है, हम इनका सही उपयोग करेंगे। इसके बाद उसके भीतर अजीब सा साहस था। मैंने पहली बार महसूस किया कि घाव बहुत गहरा जरूर है, मगर हम जिंदा थे, टूटे नहीं थे। अगले दिन मैंने कर्ज चुकाए, कुछ पैसे रिश्तेदारों को दिए, खुद मुश्किल में होने के बावजूद, जैसा रणवीर हमेशा चाहता था कि हम दूसरों का सहारा बने। माँ के इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर को ढूंढा, बच्चों को स्कूल की आगे की कक्षाओं में दाखिला दिलवाया,
और एक छोटा सा घर लिया जहाँ हर कमरा रणवीर की याद दिलाता था, मगर एक शांत जीवन का रास्ता भी दिखाता था। रात को माँ ने पूछा कि ये सब कहाँ से आया, तो मैंने झूठ भी नहीं बोला मगर पूरा सच भी नहीं बताया। मैंने बस इतना कहा कि रणवीर ने दूर बैठकर हमारा सोचा है। माँ ने कहा कि तूने तो कहा था कि तू उसे ढूंढ कर लाएगा, तू कहीं से पैसों का इंतजाम करके आ गया, लेकिन मेरा बेटा लेकर नहीं आया। बता वह कहाँ है? अब मैं माँ को क्या बताता? जब ये सब सुनकर मुझे इतना बुरा लगता था कि मेरा भाई दिन रात ये सब कर रहा था। यह कोई आसान काम तो नहीं था, तो माँ को क्या महसूस होता? माँ कहने लगी कि मुझे बता दे, क्योंकि मेरे सीने में भी एक राज दबा है। अब मैं थोड़ा परेशान हुआ और मैंने माँ को सब कुछ बता दिया और खत भी पूरा पढ़कर सुनाया। माँ की आंखें भर आईं, मगर उसने आशीर्वाद दिया, भगवान उसे जहाँ भी है सुकून दे। वह हमेशा बहुत संवेदनशील दिल का था। कभी कभी मुझे लगता है जैसे वह दूर कहीं हमारे घर की छतें देखता होगा। शायद गलियों के अंधेरों में सिर झुकाए चलते हुए उसे हमारा ख्याल आता होगा। शायद वह जानता होगा कि उसने गलत किया, मगर उसने हमें संभाल लिया। मैं आज भी यही सोचता हूँ कि दुनिया वाकई वैसी ही है जैसी वह कहा करता था। सीधे साधे आदमी की जिंदगी आसान नहीं होती। लेकिन फिर पिताजी की बात भी ज़हन में आती है कि ईमानदारी छोड़ देना आसान है, लेकिन दोबारा उठना मुश्किल। रणवीर ने अपनी ईमानदारी खो दी और मैंने उस दिन कसम खाई कि मैं कभी इसे नहीं खोऊंगा। एक बात सच है कि उसके उन आखिरी पैसों ने हमारी जिंदगी बदल दी, हमारे जख्मों पर मरहम रखा और हमें लड़ने की हिम्मत दी। आज भी जब मैं कभी ट्रेन में सफर करता हूँ तो ये खत अपने साथ रखता हूँ। बड़े जख्म आसानी से नहीं भरते, लेकिन इंसान उनके साथ जीना सीख लेता है। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि आप किस राज की बात कर रही हैं, लेकिन वह कुछ ना बोली और कहने लगी कि समय आने पर बता दूंगी। पता नहीं वह कौन सा राज था जो मेरे माँ बाप मुझसे छुपाते रहते थे। मुझे अक्सर लगता था कि बार बार मुझसे कोई बात छुपाई जा रही है। रणवीर ने इतना बड़ा राज रखा और आखिर में एक अजीब सा काम छोड़ गया, और अब माँ भी कह रही थी कि उनका भी कोई राज है। मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन माँ की तबीयत इतनी खराब रहती थी कि मैं कुछ कह भी नहीं पाता था, नहीं उनसे पूछ पाता था। समय बीतता गया, फिर मैं भी भूल गया। 2-4 हफ्ते गुजर गए। माँ बीमार थीं और हम उनकी सेवा और देखभाल करते रहे। रणवीर हमसे मिलने नहीं आया। शायद उसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ बिखेर लिया था कि सब संभालने में ही उसे समय नहीं मिल रहा था, और हम लोग उसकी राहों से दिन ब दिन दूर होते जा रहे थे। माँ उसकी राह तकती रहती थी, कभी दरवाजे की तरफ देखती, कभी आंगन में जाकर खड़ी हो जाती और कहती कि मेरा दिल कहता है आज रणवीर आएगा, मगर वह नहीं आया। माँ की हालत भी अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि जो करना है घर पर ही करें। इलाज के बावजूद उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, वह बस समय काट रही थीं। अब माँ के दिन गिने जा चुके थे। उनके हाथ पांव ठंडे रहने लगे थे और सांस पहले से ज्यादा भारी हो गई थी। एक रात मैं उनके पास बैठा था तो उन्होंने मुझे देखकर कहा कि बेटा, आज मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। तू बुरा मत मानना और ये मत सोचना कि मैंने ये बातें तेरी जिंदगी के इस मोड़ पर तुझे रोकने के लिए छुपाई थी। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था कि तुम लोग एक सीधी राह पर रहो। मैं खामोश होकर बैठ गया। माँ ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया कि जब मेरी और तेरे पिता की शादी नहीं हुई थी, तब तेरे पिता वही काम करते थे जो आज रणवीर करता है। वह भी लोगों के झगड़े निपटाते थे, किसी की जमीन कब्जे से छुड़वाते, किसी को डराते और कभी कभी किसी ऐसी राह पर चले जाते जो बिल्कुल ठीक नहीं होती। तेरे पिता के अंदर बहुत ताकत थी और मोहल्ले के लोग उनसे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे, मगर उन्हीं दिनों उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उनका कहना था कि उन्होंने गलती से एक व्यक्ति को इस दुनिया से विदा कर दिया था और यही बोझ उन्हें भीतर से तोड़ गया। उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि आगे से वह किसी गलत काम की ओर नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रायश्चित किया और फिर सारी जिंदगी उस निर्णय पर डटे रहे। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गया। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मुझे वह बाबा याद आ रहे थे जो हमेशा कहते थे कि ईमानदारी सिर पर हो तो दुनिया भी सिर झुका लेती है। हमारे बाबा जिन्होंने कभी हमें गलत राह पर नहीं जाने दिया, वे भी कभी उस रास्ते पर चल चुके थे। मैंने माँ की आंखों में देखा, वह कह रही थीं कि बेटा ये बिल्कुल सच है, तेरे बाबा ने अपनी पिछली जिंदगी मुझसे कभी छुपाई नहीं थी।
मगर यह बात लोगों में फैलने नहीं दी थी। उन्हें डर था कि कहीं ये बातें तुम लोगों पर असर न डाल दें। फिर माँ ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि बेटा, खून कभी कभी अपना असर दिखाता है। शायद तेरे अंदर तेरे खून का असर था, इसलिए तू सीधा, ईमानदार और नरम दिल निकला। मगर रणवीर को तेरे बाप के खून का असर मिला था। उसके अंदर वही तेजी, वही आग और वही उत्साह था जो कभी तेरे बाप में था। इसलिए वह भी उसी रास्ते पर जा निकला जहां तेरे बाप कभी थे। ये सब सुनकर मैं जैसे पत्थर का हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। तभी दरवाजे पर आहट हुई। रणवीर आया और जैसे ही वह अंदर आया, माँ की आंखें चमक गईं। उन्होंने उसका चेहरा हाथों में लिया और बोली कि मुझे पता था तू जरूर आएगा। माँ के दिल को सुकून मिला। वह 3 दिन हमारे साथ रहा, माँ के पास बैठा, उनके सिर में तेल लगाता, उन्हें खाना खिलाता। माँ भी इन दिनों में कुछ बेहतर हो गई थी। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे उनकी अधूरी ख्वाहिश पूरी हो रही हो। मगर तकदीर ने अपनी राह नहीं बदली। 3 दिन बाद माँ इस दुनिया से विदा हो गईं। वह शांत थीं और मैंने उनके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट देखी थी। वही मुस्कुराहट जो हमेशा रणवीर का नाम सुनकर आती थी। हमने उन्हें शमशान भूमि में जलाया और रणवीर हमारे साथ खड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह भीतर से टूटा हुआ हो। शमशान से लौटने के बाद रणवीर ने मुझसे कहा कि अब मैं चलता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि कहाँ जाएगा। घर तैयार है, कारोबार भी है, गाड़ी भी है, हर सुविधा हमारे साथ है, यहीं रहो। वह थोड़ा रुका और फिर बोला कि अगर मैं यहाँ रुका तो तुम लोगों को मुसीबत होगी। मेरी जिंदगी ऐसी नहीं कि मैं सुकून से किसी के साथ रह सकूं। मुझे पता है जिन लोगों से मेरा संबंध है वे किसी को भी नहीं छोड़ते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पत्नी, बच्चों या तुम पर कोई परेशानी आए। मैंने कहा कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू मेरा छोटा भाई है। वह हंस दिया, मगर हंसी के पीछे दर्द छुपा था। उसने कहा कि दुनिया में कुर्बानी तो एक को देनी ही होती है और मैंने दे दी। तुम सब सीधी जिंदगी गुजारो और मेरे लिए दुआ करते रहो। मैं कब मिलने आऊंगा ये भी नहीं जानता। मेरे पास कोई नंबर भी नहीं है जिस पर संपर्क कर सको। मैं बस जा रहा हूँ, क्योंकि यही मेरी जिंदगी है। मैंने पूछा कि तुमने मेरे लिए पैसे भेजे, खत भेजा, संदेश भेजा, लेकिन वह हथियार क्यों भेजा? उसे उस बैग में क्यों रखा? तुम इसके जरिए क्या कहना चाहते थे? क्योंकि अगर वह चीज मेरे सामने न आती तो शायद मुझे कभी पता ही न चलता कि ये सब कैसे हुआ। तब रणवीर हंसने लगा और बोला कि मैंने वह हथियार इसलिए भेजा था ताकि ये इशारा कर सकूं कि जो काम मैंने किया वो हम दोनों के खून में है, शायद तुम्हारे भीतर भी हो। इसलिए तुम्हें एक चीज भेजी थी ताकि कभी तुम्हें अपनी रक्षा करनी पड़े तो कर सको। मैंने कहा कि तुम्हें तो पता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। वह फिर हंस पड़ा और बोला कि मैं भी यही सोचता था। मैंने कहा कि अगर पुलिस ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो तुम उनके खिलाफ कुछ कर सकते थे। तुम्हें यह रास्ता अपनाने की क्या जरूरत थी? यह कोई सीधा रास्ता तो नहीं है। तुम कब इस दुनिया से चले जाओ हमें पता भी न चले। तुम्हें तो शायद कब्र भी नसीब नहीं होगी। वह कहने लगा, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन आपको क्या लगता है पुलिस के खिलाफ मैं किससे जाकर कहता? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि पुलिस को बताएं, लेकिन जब पुलिस ही बुरा करे तो फिर किससे शिकायत करें? उन्होंने सिर्फ शक की बुनियाद पर मेरे अंदर की मासूमियत छीन ली और मेरे भीतर जो जानवर सो रहा था उसे जगा दिया। फिर उस जानवर के हाथ जो लगा उसने उसे बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। मैं अपना बदला ले चुका हूँ। मेरे लिए मेरा दिल अब शांत हो चुका है। मैंने कहा कि बदला लेने वालों के दिल कहाँ शांत होते हैं? तो वह कहने लगा, होते हैं भाई। आप पर यह मुसीबत कभी न आए, क्योंकि जो मुसीबत आप लोगों की तरफ बढ़ेगी मैं पहले ही उसका रास्ता रोक लूंगा। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो आप भी याद रखिएगा कि आप किस बाप के बेटे हैं और किस भाई के बड़े भाई हैं। ये कहकर वह मुड़ गया। मैं उसे आवाज देता रह गया मगर वह नहीं रुका। मैं सिर्फ उसके पीछे देखता रह गया, जैसे कोई धुंध में गुम होता जा रहा हो। और फिर एक लम्हे में वह नजरों से ओझल हो गया। घर वापस आए तो सब खामोश थे और सबके चेहरे पर दुख साफ लिखा हुआ था। माँ भी चली गई थी और रणवीर भी अपनी राह पर वापस चल चुका था। हम सब एक दूसरे को देखते थे मगर कुछ कह नहीं पाते थे।
जिंदगी का यही नियम है कि कुछ लोग हमसे दूर होने के लिए पैदा होते हैं और हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाते। रणवीर भी ऐसा ही हुआ था और वह हम सबका था, मगर इस दुनिया का भी था। वह कभी हमारे बीच पूरी तरह से नहीं रहा और शायद कभी रह भी नहीं सकता था। हम सिर्फ उसकी राह देखते रहते थे। वह हवा की तरह अपनी दिशा में चलता गया और बस हम लोग चुपचाप रह गए। माँ की कब्र भी खामोश थी, घर भी खामोश था और हमारे दिल भी खामोश थे। रणवीर ने अपना रास्ता चुन लिया था और हमें अपनी जिंदगी का बोझ अपने कंधों पर रखकर आगे बढ़ना था। जिंदगी कभी वैसी नहीं रही, मगर हमने खुद को बस ये समझाया कि कुछ लोग किस्मत में सिर्फ मिलने के लिए आते हैं, रुकने के लिए नहीं। और रणवीर उन्हीं में से एक था। मेरी जिंदगी की इस लंबी कहानी से सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसान की नियति और उसकी राहें हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी वह रास्ते जो सबके लिए गलत लगते हैं, दरअसल हमारे लिए बचाव का रास्ता बन जाते हैं। मेरे भाई रणवीर की कहानी इस बात की जीवंत मिसाल है कि जिंदगी कभी भी साफ और आसान नहीं होती। हर किसी का अपना बोझ होता है, अपनी मेहनत होती है और अपनी मजबूरी होती है। हम बाहर से देखकर कभी यह फैसला नहीं कर सकते कि किसी का कार्य अच्छा है या बुरा। सिर्फ उसकी हरकतों से हम उसके दिल में चल रही भावनाओं को नहीं जान सकते। मैंने सारी जिंदगी नेक दिली का सबक सीखा है। यह सबक मेरे पिता ने हमें दिया था। इंसान की असली ताकत उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार में होती है। और अगर आपके पास दौलत या ताकत हो लेकिन ईमानदारी न हो तो वह सब कुछ एक ही दिन में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मगर ताकत के बावजूद ईमानदारी का रास्ता अपनाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो केवल अपने फायदे के लिए जीते हैं, और वही लोग जो सबसे ज्यादा साफ और सच्चे होते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव आता है। यह बात मैंने अपने भाई की जिंदगी देखकर सीखी है। रणवीर ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन उसने हमें बचाने और हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपनी आज़ादी और अपनी ईमानदारी की कुर्बानी दी। मैंने ये भी सीखा कि इंसान कभी कभी ऐसे फैसले करता है जो दूसरों के लिए समझ से बाहर होते हैं, मगर उनके पीछे हमेशा कुछ वजह होती हैं जो हमें पता नहीं होती। हम सिर्फ उनके असर देखते हैं, और अगर हम हिम्मत करें तो इसका सही मतलब भी समझ सकते हैं। अपने परिवार और अपने प्रियजनों के लिए कुर्बानी देना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह कुर्बानी हमें मजबूत और जिम्मेदार बनाती है। मैंने देखा कि रणवीर ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने और संभावनाएं छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि हम सुरक्षित और खुश रह सकें। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी के लिए कुर्बानी देते हैं। ये कुर्बानी छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी, मगर असली बात यह है कि अगर दिल साफ और नीयत अच्छी हो तो ये कुर्बानी किसी के लिए रोशनी और सुकून की वजह बनती है। मैंने ये भी सीखा कि इंसान कभी भी अपने खानदान के साथ ईमानदार और साफ दिल से मोहब्बत करे तो वह मोहब्बत हमेशा लौट कर आती है। रणवीर ने दूर जाकर हमें ये सबक दिया कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, अगर हम अपने उसूल और मोहब्बत को बनाए रखें तो जिंदगी में कुछ न कुछ सुकून और उम्मीद हमेशा रहती है। हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं और हमारे लिए जरूरी है कि हम उन्हें सिखाएं। ईमानदारी और नैतिक रास्ते कभी भी बेकार नहीं जाते, बल्कि ये सबसे मजबूत बुनियाद होती है जो इंसान को मुश्किलों में संभाल लेती है। अब भी कभी कभी रणवीर हमसे मिलने आता है। वह जल्दी में होता है। मेरे बच्चों से मिलकर वह बहुत खुश होता है। मैं देखता हूँ कि उसकी आंखों में सुकून और खुशी होती है। मैं सोचता हूँ कि अगर कभी उसकी शादी होती और अगर उसकी अपनी परिवार होती और उसके बच्चे होते तो शायद ये खतरनाक और मुश्किल काम वह छोड़ देता, लेकिन हालात और समय की सख्ती उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। मैं उसके लिए कोई फैसला नहीं कर सकता और न ही मैं चाहता हूँ कि वह अपनी जिंदगी के फैसले हमारी इच्छा के मुताबिक करे, क्योंकि हर इंसान की अपनी राहें और अपनी मजबूरियां होती हैं। बस यही जिंदगी है। हम लोग इसी तरह जीते हैं। कोई खुश रहता है, कोई हंसता है, कोई रोता है और कोई परेशान भी रहता है। हमेशा भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में, हर इंसान के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।